नमस्कार। तो आज बात करते हैं जींद हरियाणा की। लेकिन ये कोई आम चुनावी विश्लेषण नहीं है। हम यहाँ सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं देखने वाले। हम जींद की राजनीतिक जमीन की गहराई में उतरेंगे। ये एक तरह का फॉरेंसिक एनालिसिस है, जिसका मकसद सिर्फ ये समझना नहीं कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि शासन की एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना है जो वहां के लोगों और उनकी जरूरतों पर टिकी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जींद की नब्ज को महसूस करेंगे, वहां की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर जनादेश को आंकड़ों की कसौटी पर परखेंगे। इसके बाद हम जीत के पीछे की वजहों की परत दर परत पड़ताल करेंगे और इन सब की बुनियाद पर गवर्नेंस का एक ठोस ब्लूप्रिंट देखेंगे। और हाँ, मकसद हमेशा राजनीति से कहीं आगे का होना चाहिए, यानी जन सेवा। किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए ना पहले उसकी मिट्टी और लोगों की रोजी रोटी को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले जींद की आत्मा को ही समझते हैं। ये तस्वीर जींद की है, हरियाणा का दिल। एक ऐसा इलाका जो कह सकते हैं एक सियासी और सामाजिक चौराहे पर खड़ा है। यहाँ की पहचान खेती किसानी से है। खेत, खलिहान और ट्रैक्टर, यही यहाँ की जिंदगी है। लेकिन आज इसी जमीन पर बड़े बदलावों की आहट भी सुनाई दे रही है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ फसलें नहीं उगाती, बल्कि सियासत की दिशा भी तय करती है। तो जींद को जरा और करीब से जानते हैं। 2024 में यहाँ करीब 2.25 लाख वोटर थे। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। सामाजिक ताने बाने को देखें तो जाट समुदाय के साथ साथ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की भी अहम भूमिका है। अर्थव्यवस्था का पहिया तो खेती पर ही घूमता है। लेकिन हाँ, जींद शहर और आसपास के गांवों के बीच एक खींचतान जरूर नजर आती है। और जहां तक राजनीति की बात है, जींद का मिजाज थोड़ा अलग है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं रहते। एंटी इनकम्बेंसी और बदलते समीकरण यहाँ की सियासत का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़कर सीधे आंकड़ों पर आते हैं। चलिए 2024 के जनादेश का फोरेंसिक विश्लेषण शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, 15,860। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2024 के चुनाव में हार और जीत के बीच की दूरी है। यही वो फासला है जिसे समझना सबसे जरूरी है। ये इतना ज्यादा भी नहीं कि इसे पार न किया जा सके, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। पूरी की पूरी रणनीति इसी एक नंबर के इर्द गिर्द बुनी जाएगी। अब जरा वोट शेयर को देखिए। कहानी काफी दिलचस्प है। 2019 से 2024 के बीच बीजेपी का वोट शेयर 47.2% से बढ़कर करीब 54% हो गया। साफ है कि उनकी पकड़ मजबूत हुई। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। महावीर गुप्ता का वोट शेयर भी पार्टी बदलने के बावजूद 37% से बढ़कर 41.5% हो गया। इसका मतलब यह है कि एक तरफ सत्ता पक्ष ने वोट जोड़े तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी जमीन बढ़ाई। लड़ाई और सीधी हो गई और ज्यादा ध्रुवीकृत हो गई। जींद का सियासी इतिहास देखिए कितना उतार चढ़ाव भरा है। 2005 में कांग्रेस 50% से ज्यादा वोट लेकर बहुत मजबूत थी, लेकिन 2014 तक यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 12.5% पर आ गया और 2019 में तो बस 6.4%। हाँ, 2024 में 41.5% पर एक जबरदस्त वापसी हुई है, लेकिन ये सीट कांग्रेस से आईएनएलडी और फिर बीजेपी के पास घूमती रही है। ये आंकड़े एक सीधी कहानी कहते हैं। जब भी लड़ाई 2 से ज्यादा कोनों में बटी, सरकार के खिलाफ वाला वोट बिखर गया और इसका सीधा नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ा। ये आंकड़े ये बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, 2019 में पास के ग्रामीण इलाकों में वोटिंग हुई 75.4% और जींद शहर में सिर्फ 65.6%। ये जो 10% का फर्क है ना, ये गांव और शहर के बीच का फर्क है। ये इस बात का सबूत है कि गांव का वोटर शायद किसान आंदोलन और खेती के मुद्दों को लेकर ज्यादा गुस्से में था और वोट देने निकला, जबकि शहर का वोटर शायद उतना बेचैन नहीं था। ये टर्नआउट का अंतर असल में सियासी बेचैनी का नक्शा है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब सवाल है, क्यों हुआ? चलिए अब जीत के पीछे के सिस्टम, लोगों की नाराजगी और उम्मीदवारों की अपनी भूमिका को समझते हैं। यहाँ बात किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनके पीछे के सिस्टम की है। एक तरफ है मौजूदा विधायक, जिनके पास पार्टी का एक जमा जमाया संगठन है और सत्ता में होने का फायदा। दूसरी तरफ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जड़ें तो स्थानीय हैं, जो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनके पास एक मजबूत पार्टी कार्डर की कमी है और पिछली हार का एक बोझ भी। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 चेहरों की नहीं थी, ये 2 अलग अलग तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की लड़ाई थी। सुनिए, कृषि कानूनों से उपजे असंतोष की फसल ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड मतदान के साथ उभरी।
ये लाइन, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये उन किसानों के मन की आवाज है जिनकी जिंदगी मिट्टी से जुड़ी है। ये उन टर्नआउट के आंकड़ों को असल दर्द और गुस्से से जोड़ती है। तो लोगों की नाराजगी की असल वजह क्या थी, एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था खेती किसानी का संकट, कानून, एमएसपी पर चिंता और सर पर कर्ज का बोझ। दूसरा, नौजवानों के लिए बेरोजगारी, लोकल लेवल पर नौकरियां नहीं थी। तीसरा, शहरों में अपनी अलग समस्याएं थीं, जलभराव, साफ सफाई। चौथा, सरकारी योजनाएं जैसे हेल्थ और एजुकेशन सब तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। और इन सबके ऊपर किसान आंदोलन के दौरान जो पुलिस एक्शन हुआ, उसकी एक कड़वाहट मन में बैठी हुई थी। और देखिए, एक लोकतंत्र में पब्लिक में कही गई हर बात की एक जिम्मेदारी होती है। इन शिकायतों को सिर्फ चुनावी मुद्दे की तरह नहीं देखना चाहिए। जब हम इन्हें समझते हैं तभी एक सार्थक बातचीत हो सकती है। एक ऐसी बातचीत जहां हर नागरिक को लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी गरिमा का सम्मान हो रहा है। और यही तो हमारे संविधान की बुनियाद है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ों तक गए। अब बात करते हैं समाधान की। अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जींद के लिए एक बेहतर शासन का रास्ता बनाने के लिए है। हमारे विश्लेषण से एक 4 पिलर वाली रणनीति सामने आती है। पहला पिलर, लोग यानी किसान, युवा, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, उनके असली मुद्दों पर फोकस करना, कर्ज, नौकरी, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा पिलर, संसाधन, मतलब कैंपेन के लिए जरूरी फंड और मीडिया, खासकर टारगेटेड डिजिटल कैंपेन। तीसरा पिलर, संगठन, बूथ लेवल तक कैडर को दोबारा मजबूत करना। और चौथा, सबसे जरूरी पिलर, विचारधारा, यानी एक ऐसा नैरेटिव जो लोगों से जुड़े, किसान और गरीब की जीत। कोई भी रणनीति बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को ईमानदारी से देखना पड़ता है। तो ताकत क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दे और उम्मीदवार की साफ सुथरी छवि। कमजोरी, जमीन पर संगठन का ढीला होना और एक एलिटिस्ट छवि बनने का खतरा। मौके कहाँ हैं? किसानों की नाराजगी में और सरकार से नाराज दूसरे नेताओं को साथ लाने में। और खतरा क्या है? बीजेपी का मजबूत जमीनी नेटवर्क और जैसा हमने पहले देखा, वोटों का बंटवारा। तो इन सबको ध्यान में रखकर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला, किसानों का भरोसा वापस जीतना, मतलब एमएसपी और सब्सिडी जैसे ठोस वादों के साथ पूरे कैंपेन को कृषि पर केंद्रित करना। दूसरा, गठबंधन बनाना, सरकार के खिलाफ वोटों को बिखरने से रोकने के लिए नाराज स्थानीय नेताओं को एक मंच पर लाना। तीसरा, कैडर में जान फूंकना, नौजवानों को ट्रेनिंग देकर घर घर तक पहुंचने वाला एक मजबूत अभियान खड़ा करना। और चौथा, नैरेटिव पर कंट्रोल रखना, जीन का रिपोर्ट कार्ड जैसा कुछ बनाकर लोकल मुद्दों और विकास की कमियों को लोगों के सामने रखना। अब हम चुनावी रणनीति से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मकसद की जो राजनीति से भी बड़ा है, गवर्नेंस, यानी लोगों के लिए शासन। आजकल डिजिटल कैंपेन बहुत होते हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर वोटर एक व्यक्ति है। भारत के डेटा प्राइवेसी कानून भी यही कहते हैं कि किसी का डेटा लेने से पहले उन्हें बताना होगा कि आप क्यों ले रहे हैं और उनकी सहमति लेनी होगी। वोटर के साथ रिश्ता भरोसे पर बनना चाहिए, सिर्फ वोट के लिए नहीं। तो रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन मंजिल आसान नहीं है, काम बहुत है। और सवाल आखिर में यही है, क्या डेटा, जमीनी समझ और एक मजबूत संगठन के दम पर 15,860 वोटों का ये फासला मिटाया जा सकता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक सही प्लान के बिना सफर शुरू भी नहीं हो सकता। एक बात तय है, जींद का भविष्य किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि एक डिजाइन से तय होगा। और वो डिजाइन गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग की बुनियाद पर ही खड़ा हो सकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से ngr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।